नमस्ते। आज हम बात करेंगे हमारे देश के 8वें प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की। आज की पीढ़ी तो शायद चंद्रशेखर का नाम भी शायद अच्छी तरह जानती है या नहीं जानती है, लेकिन उन पे चर्चा करना और इस बात को बताना बहुत ज़रूरी है, या मैं ज़रूरी समझता हूँ। इसलिए आज मैं 8वें प्रधानमंत्री, जिनका सिर्फ कार्यकाल 8 महीने का रहा और उस 8 महीने में भी वो 4 महीने तक अपना कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। 21 जून को चुनाव हुए और उन्होंने अपना पद त्याग दिया। 4 महीने वो यूं रहे कि कांग्रेस ने उनको बाहर से समर्थन दिया और वो प्रधानमंत्री बन गए। फिर कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन उसके बाद लोकसभा के चुनाव घोषित हो गए, इसलिए उनको अगले चुनाव तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया। यहाँ मैं बात करूंगा उनकी कि उन्होंने आते ही कहा था कि मैं बाबरी मस्जिद, राम मंदिर का मसला आपसी बातचीत से हल करवाऊंगा, और उन्होंने इस पर पहल भी की थी। और दोनों पक्ष, हिंदू मुस्लिम पक्ष, आ भी गए थे एक टेबल पे और अपनी अपनी एविडेंस भी दे रहे थे, लेकिन सरकार गिर गई और उसके बाद फिर मामला कोर्ट में चला गया। अगर शायद चंद्रशेखर होते तो हल हो जाता या नहीं होता, इस पे तो चर्चा करना ठीक नहीं है। आज मैं चर्चा करना चाहता हूं कि कैसे एक अल्पमत के प्रधानमंत्री ने तत्कालीन चुनाव आयुक्त टी.एन. शेषन को सबक सिखाया और राष्ट्रपति तक से आमने सामने की बात करी। धमकी कहना तो ठीक नहीं होगा, राष्ट्रपति महामहिम होता है, धमकी तो उन्होंने नहीं दी, लेकिन उन्होंने अपने कड़े तेवर दिखाए। बात है जब चंद्रशेखर की सरकार गिर गई थी और नए चुनाव कराने थे। उस टाइम राष्ट्रपति थे आर वेंकट रमन। आर वेंकट रमन को टी.एन. शेषन, तत्कालीन जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उन्होंने सलाह दी राष्ट्रपति को कि अब चुनाव कराए जाने चाहिए और 18 अप्रैल तक आप नए चुनाव की अधिघोषणा जारी कर दें। 18 अप्रैल 1991। ठीक है, तो उस टाइम चंद्रशेखर प्रधानमंत्री थे। तो चंद्रशेखर चाहते थे कि पूरे भारत में जम्मू कश्मीर, वो उस टाइम ज्यादा डिस्टर्ब था, जम्मू कश्मीर को छोड़कर आसाम में भी चुनाव साथ साथ कराए जाए, आसाम और पंजाब में। वहां थोड़ी टेररिज्म को लेके थोड़े से हालात खराब थे पंजाब में। टी.एन. शेषन भी यही चाहते थे कि आसाम में, जम्मू कश्मीर में और पंजाब में चुनाव नहीं कराए जाए, उनको बाद में कब कराए जाए ये बाद में देखा जाएगा। चंद्रशेखर इस मत के थे कि जम्मू कश्मीर को छोड़ दिया जाए, लेकिन आसाम और पंजाब में चुनाव पूरे देश के चुनावों के साथ ही कराए जाए। टी.एन. शेषन ने जाके राष्ट्रपति से कहा कि मुझे नहीं लगता कि सरकार पूरी सुरक्षा मुहैया करा पाएगी, वहाँ हालात खराब हैं, सब है। चंद्रशेखर ने आसाम और पंजाब के गवर्नर को अपने पास बुलाया और उनसे पूछा। उन्होंने कहा आप चुनाव करा लें, कोई दिक्कत नहीं होगी, उल्टा चुनाव नहीं कराएंगे तो वहाँ असंतोष होगा। तो उन्होंने राष्ट्रपति से बात की, राष्ट्रपति ने फिर टी.एन. शेषन को बुलाया, उनसे बात करी और कुछ फैसला ले नहीं पा रहे थे। इस बीच टी.एन. शेषन ने राजीव गांधी, जो उस टाइम थे और इस्तीफा दे चुके थे, उन्होंने ही समर्थन वापस लिया था चंद्रशेखर से, उनको यह खबर पहुंचाई कि राष्ट्रपति और चंद्रशेखर चाहते हैं कि आसाम और पंजाब में चुनाव मुख्य चुनाव के साथ ही करा लिए जाएं। राजीव गांधी ऐसा नहीं चाहते थे। अब टी.एन. शेषन, तो अगर मैं सीधा सीधा आरोप लगाऊं तो गलत ना होगा कि टी.एन. शेषन तो कांग्रेस के एजेंट के रूप में ही काम कर रहे थे। सारी बातें वो जाके राजीव गांधी को बताते थे, जैसा कि नवीन चावला बाद में सोनिया गांधी को बताते थे। कोई मीटिंग हो रही है, उसमें बाथरूम के बहाने, वॉशरूम जाने के बहाने बाहर आके बताते थे। और इस तर्क में वजन देने के लिए मैं एक बात और कहूंगा, टी.एन. शेषन ने बाद में कांग्रेस ज्वाइन कर ली और कांग्रेस से वो सांसद भी बने।
तो ये मेरी बात की पुष्टि करती है कि टी.एन. शेषन कांग्रेस के एजेंट थे। अब राजीव गांधी ने संदेश भिजवाया राष्ट्रपति के पास कि आप आसाम और पंजाब के चुनाव, मुख्य चुनाव जो पूरे देश में होंगे, उसके साथ नहीं करवाएं। अब टी.एन. शेषन ने अध्यादेश के लिए कहा तो उन्होंने कहा मैं प्रधानमंत्री से बात करता हूं। अब प्रधानमंत्री ने ये अध्यादेश का मसौदा भेजा राष्ट्रपति वेंकटरमन के पास कि चुनाव करा दिए जाए। उसमें पंजाब और आसाम के चुनाव भी देश के साथ साथ ही होंगे। अब आर वेंकटरमन थोड़ा असमंजस में पड़ गए। उन्होंने टी.एन. शेषन से पूछा, उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि सरकार चुनाव करवा पाएगी। अब इस सब बातों में 17 अप्रैल 1991 हो गई। 18 तक अध्यादेश करना था। 17 अप्रैल को चंद्रशेखर का जन्मदिन होता है। वो जन्मदिन मनाने दिल्ली से बाहर चले गए। तो वहीं से उन्होंने आदेश दिया कि राष्ट्रपति के पास अध्यादेश भेजा, उसकी स्थिति पता करो। तो उन्होंने अपना भेजा दूत के रूप में तत्कालीन कानून मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी को और अटॉर्नी जनरल को। तो राष्ट्रपति ने उसमें कुछ संदेश जारी किया कि भाई मैं ऐसा अध्यादेश जारी नहीं करूंगा, मैं अध्यादेश ये वापस दे रहा हूं, इसके साथ कि आसाम और पंजाब में चुनाव बाद में कराए जाए। चंद्रशेखर को यह सूचना दी गई सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा। सुब्रमण्यम स्वामी वही है जो आज भी बहुत कभी बीजेपी में कभी इधर उछल कूद मचाते हैं और स्वच्छंद इधर उधर घूमते रहते, दो धारी तलवार है। चंद्रशेखर के आगे उनकी ये सब चालाकियां नहीं चलती थी। ये मैं संदर्भ के लिए बता रहा हूं। तो उन्होंने चंद्रशेखर को संदेश दिया कि राष्ट्रपति चाहते हैं कि चुनाव आसाम के और पंजाब के साथ में नहीं कराया जाए, लेकिन चंद्रशेखर ने कहा कि चुनाव साथ ही होंगे, ऐसा हमारा अध्यादेश जो आया है उसी पे हस्ताक्षर करें। तो वेंकटरमन और अब इनमें ठन गई। तो वेंकटरमन ने यह संदेश भिजवाया कि आप एक कार्यवाहक प्रधानमंत्री है, मैं किसी और को कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त कर दूंगा। लेकिन चंद्रशेखर अपनी बात से नहीं हटे। उन्होंने भी कहा अगर आपके विकल्प खुले हैं तो मेरे भी विकल्प खुले हुए हैं। अंततः राष्ट्रपति को 18 तारीख को अध्यादेश जारी करना पड़ा कि पूरे देश में चुनाव होंगे, उसके साथ ही आसाम के और पंजाब के भी चुनाव होंगे। उसके बाद चंद्रशेखर जाके राष्ट्रपति वेंकटरमन से मिले और उन्होंने कहा कि अच्छा होता कि आप ये अध्यादेश वापस लौटाने से पहले मुझे फोन पे खबर कर देते तो यह स्थिति नहीं आती। तो वेंकटरमन ने भी कहा कि आप भी कुछ बोलने से पहले मुझे सीधा फोन पे बात कर ले तो भी यह स्थिति नहीं आती। मतलब दोनों ने बात को वहीं खत्म कर दिया। यह सब बातें आर वेंकटरमन ने अपनी किताब में खुद लिखी हैं। उनकी किताब का नाम है माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स, आर वेंकटरमन की। कोई भी जाके इसको चेक कर सकता है। और एक संतोष भारतीय है, उन्होंने भी अपनी किताब लिखी है हिंदी में, उसमें भी इस बात की चर्चा है। और ये सब देखी हुई बात है, कोई बहुत पुरानी बातें नहीं है। जो उस टाइम के जो लोग हैं, मुझे भी याद है उस टाइम का कि ऐसा हुआ था। तो मैं आज इस किस्से को सुनाने का मतलब ये है कि चंद्रशेखर जो पूर्ण बहुमत के सरकार के प्रधानमंत्री नहीं थे, सिर्फ 4 महीने ही प्रधानमंत्री रहे। 4 महीने वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे। कार्यवाहक प्रधानमंत्री कोई महत्वपूर्ण निर्णय, नीति संबंधी निर्णय नहीं ले सकता। जैसे नवंबर 90 में उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। उसके बाद जब 26 जनवरी आने लगी तो उन दिनों आतंकवाद के डर से पूरे जम्मू कश्मीर एरिया में झंडा फहराने की रस्म स्थगित कर दी गई थी और कई साल से 26 जनवरी को झंडा नहीं फहराया जा रहा था। चंद्रशेखर ने वहां के जो पुलिस अधिकारी हैं उनको बुलाया, देश के जो भी
सक्षम अधिकारी है उनको बुलाया और कहा कि पूरे जम्मू कश्मीर के हर जिला मुख्यालय पे झंडा फहराया जाएगा। आपको जितनी फोर्सेस चाहिए आप मुझे बताएं, मैं उसकी व्यवस्था करता हूं। और मैं आपको लिखित में अपनी तरफ से भी आदेश दे रहा हूं कि अगर गोली चलानी पड़े तो आप गोली भी चला दें, लेकिन झंडा पूरे जम्मू कश्मीर में हर हालत में फहराया जाएगा। 26 जनवरी आई, पूरे जम्मू कश्मीर क्षेत्र में झंडा फहराया गया और शांतिपूर्वक फहराया गया। आतंकवादियों ने भी देख लिया था कि यह चंद्रशेखर प्रधानमंत्री जो है, यह अपनी बात जो इन्होंने कही है वो कह के मानेगा। और उनका पहले से भी राजनीति में यह अनुभव रहा है कि उन्होंने अपनी जो बातें कही उस पे वो कायम रहेंगे। तो आज मेरा चंद्रशेखर को याद करने का कारण ये था कि चंद्रशेखर जैसी दृढ़ता किसी और प्रधानमंत्री में मैंने नहीं देखी, ना मोदी सरकार में वो दिखाई है। कुछ कुछ दिखाई है, लेकिन पूर्ण बहुमत होते हुए इंदिरा गांधी जो बिल्कुल स्वच्छंद थी, उनमें भी ऐसी क्षमता नहीं थी। एक बारी चंद्रशेखर जो निर्णय ले लेते थे उससे वो पीछे नहीं हटते थे। इसलिए हमारे इस 8 महीने के प्रधानमंत्री को भी याद रखा जाना चाहिए। इतिहास में उनका नाम अच्छे अक्षरों में या अच्छे रूप में लिया जाए, ऐसा मेरा सोचना है। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप बताएं। आपने यह मेरा वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।